हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन यहाँ पर हम अकाउंटेंसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि हमारे प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशन से रिलेटेड है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक भी जरूर कीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही साथ आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द assumption that anticipate no profit and provide for all losses is based on। ये जो हमारा एजम्पशन है कि हम किसी भी प्रॉफिट की आशा ना रख के अब हमारे फ्यूचर में जितने भी लॉस होंगे उसके लिए हम पहले से ही प्रोविजन बना के चलें, ये हमारा कौन सा एजम्पशन बोलता है या कन्वेंशन बताता है। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी या फिर कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, बताइए। आपने कन्वेंशंस पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी समझते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जो आप एक साल यूज़ कर रहे हैं मेथड, वही आप नेक्स्ट ईयर यूज़ करो। इससे क्या होगा, एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और आपको पता चलेगा कि आपके पहले साल की तुलना में दूसरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी ज़्यादा उसने ग्रोथ करी। तो यहाँ पे एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फिर कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी का मतलब यहाँ पे ये है जो हमारे ट्रांजेक्शन्स हमारी बिजनेस को इफेक्ट करेंगे उनको यहाँ पे नोट डाउन करना। सेकेंड है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। ये हमें बताता है कि हमारे कंपनी के अंदर जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे सब कुछ फुल डिस्क्लोज होना चाहिए, यानी कि सही ट्रू पिक्चर शो करनी चाहिए हमारे बुक कीपिंग में, ठीक है। फिर आता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये हमें बताता है कि हमें फ्यूचर के लॉस को ध्यान में ना रखते हुए हमें जो भी हमारे लॉसेज हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, हमारे जितने भी प्रॉफिट है उनको हमें इग्नोर कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट इसका राइट आंसर है। इस कॉन्सेप्ट को हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं, तो आप याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सा कॉन्सेप्ट, तो ये होता है प्रूडेंस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इस नाम से भी हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, सेकंड क्वेश्चन है रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑर्डिनरली इज रिपोर्टेड एज पार्ट ऑफ अर्निंग इन द पीरियड इन विच। यानी कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो वो हम कब कहेंगे कि हमारा एक तरह से वहाँ पर रेवेन्यू जो है वो उसका जनरेट हो चुका है, या हमने उस टाइम पीरियड में हमारा रेवेन्यू अर्न कर लिया है। जब हमारी सेल हो जाएगी तब, जब हमें कैश मिल जाएगा तब, या हमें ऑर्डर रिसीव होगा, या जब हमें चेक रिसीव होगा, बताइए। कब हम अपने उस ट्रांजैक्शन को ये बोलेंगे कि अब हमने इस ट्रांजैक्शन के थ्रू कुछ ना कुछ अर्न कर लिया है, या हमने इसके थ्रू अब कुछ रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, बताइए कब लगता है आपको। देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा द सेल इज मेड। देखिए जब हम हमारी सेल हो जाएगी तो सेल का मतलब क्या है कि आपने रेवेन्यू जनरेट कर लिया, फिर वो चाहे आपको रिसीव हुआ है या नहीं, आप वहां पर उसको लेने के लिए क्या हो जाते हैं, हकदार हो जाते हैं। आपको वो अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि आपने सेल वो कर दिया है। जब आपने कैश रिसीव कर लिया है तो वहां पे तो रेवेन्यू की तो बात ही नहीं आती है, क्योंकि आप ऑलरेडी कैश अर्न कर चुके हैं, यानी आपको वो अमाउंट मिल चुका है। तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। ऑर्डर रिसीव में जरूरी नहीं है कि आपने कोई ऑर्डर रिसीव किया है तो वो ऑर्डर आप पूरा भी कर पाए, या फिर उससे आपको कुछ ना कुछ अर्निंग हो सकता है। ऑर्डर रिसीव करने के बाद वो ऑर्डर रिजेक्ट भी हो जाए, ठीक है। और चेक रिसीव हो गया, अगेन ये सेकंड ऑप्शन को बता रहा है। जब चेक हमारा रिसीव हो गया है तो यहाँ दो कंडीशन हो सकती हैं। या तो वो जो चेक है वो आपने ऑलरेडी अर्न करा होगा तभी वो आपको चेक रिसीव हुआ है, और अगर आपने वो एडवांस में चेक लिया है तो हो सकता है वो चेक आपका डिसऑनर भी हो जाए। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है रेवेन्यू की, तो यहाँ पे रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1, द सेल इज मेड। जब सेल हो जाती है तो इट मीन्स हमने वो चीज अर्न कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट आइए,
क्रिएटिंग प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज बेस्ड ऑन विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बताइए। ये हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन को बताता है। इसमें ये कहा जाता है कि फ्यूचर में जितने भी हमारे बैड एंड डाउटफुल डेट्स होंगे उसके लिए आपको पहले से ही प्रोविजन क्रिएट करके चलना है। तो डिस्क्लोजर नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगा, कंसिस्टेंसी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 3, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट इज। अब इनकम मेजरमेंट का बेसिस आपको बताना है क्या होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट या फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बताइए। इनकम मेजरमेंट का बेसिस क्या होगा? ये हमारा कहलाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये कहा जाता है कि जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसके जितने भी इनकम है उस ईयर की, वो हमारी मैच होनी चाहिए विद द एक्सपेंसेस ऑफ द सेम फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट चलता है। जितने हमारे फाइनेंस होंगे या फिर जितनी हमारी इनकम होंगी वो हमारे मैच करनी चाहिए उस साल के एक्सपेंस से। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन, बताइए। इसमें से कौन सा हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं है? कन्वेंशन ऑफ फुड डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ एक्रूवल अकाउंटिंग, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। अभी हमने डिस्कस किए थे, ये सारे उसमें आ चुके हैं, इजीली बता सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 राइट आंसर है। एक्रूवल अकाउंटिंग कोई हमारा कन्वेंशन नहीं होता है, ये है तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिए थे, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, एवरी डेबिट शुड हैव इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सेज सो। यानी कि हर डेबिट का इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट होगा और हर क्रेडिट का इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट होगा, वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं आप। तो बताइए ये किस कॉन्सेप्ट के अंदर बताते हैं? मैचिंग के, डुअल एस्पेक्ट, एक्रूवल कॉन्सेप्ट या फिर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? इजी है। डुअल कॉन्सेप्ट के अंदर, डुअल का मतलब ही क्या होता है? डुअल कॉन्सेप्ट किसके बेसिस पे चलता है? डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे। और डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है? हर डेबिट का क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आइए, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल बी गोइंग कंसर्न। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा चलती रहेगी, ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन या फिर अकाउंटिंग इमेजिनेशन, बताइए। देखिए ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चलती रहेगी। कोई भी ओनर किसी भी बिजनेस को इस ये सोचकर नहीं चालू करता कि वो कुछ सालों बाद इसको बंद कर देगा। वो उसकी थिंकिंग हमेशा रहती है, ये रहती है कि वो इस बिजनेस को आगे तक चलाएगा और ये काफी टाइम तक ये काम करेगी। तो आपने एक वर्ड और सुना होगा कि बिजनेस क्या होता है? ऑनगोइंग होता है। ठीक है, ऑनगोइंग होता है क्योंकि यहाँ पर जो बिजनेस होगा वो लंबे समय तक चलता रहेगा, इसलिए ये एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अब आपको बताना है जो प्रीपेड रेंट है वो किससे एसोसिएट करता है? बताइए, नॉमिनल अकाउंट से, पर्सनल, टेंजिबल रियल और टेंजिबल इंटेंजिबल रियल। देखिए सबसे पहले इस चीज को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारे अकाउंट कितने तरह के होते हैं। टोटल हमारे 3 तरह के अकाउंट हैं। फर्स्ट होता है हमारा पर्सनल अकाउंट,
सेकंड होता है हमारा रियल अकाउंट एंड थर्ड होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट जो होता है वो हमारा रिलेट करता है इंडिविजुअल से, कंपनी से, फर्म से और ग्रुप ऑफ एसोसिएशन से। वहीं रियल अकाउंट की बात करते हैं तो ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट और टेंजिबल रियल अकाउंट। और अगर हम मोटा मोटा बात करें तो जो रियल अकाउंट होता है वो हमारा किससे रिलेटेड होता है, वो हमारा बिजनेस की असेट्स से रिलेटेड होता है। ठीक है। वहीं हम नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो ये हमारा रिलेट करता है नॉमिनल अकाउंट इनकम से, प्रॉफिट से, एक्सपेंसेस से और लॉसेस से। ठीक है। अब यहाँ पर पर्सनल अकाउंट को और समझ लेते हैं। पर्सनल अकाउंट को भी फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिसके अंदर आ जाता है राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, यानी कि नेम से अकाउंट आते हैं। इसी का ही सेकंड पार्ट होता है, यानी कि सेकंड क्लासिफिकेशन, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, यानी ये होते नहीं है, इनको क्रिएट कर दिया जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। ठीक है। अब इसके अंदर क्या आता है, जैसे किसी कंपनी का, जैसे कि हमने ले लिया ABC कंपनी अकाउंट। ठीक है। यानी कि ये क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है, आर्टिफिशियल पर्सन है, हमने एक क्रिएट कर दिया है। इसकी सेपरेट एंटिटी होती है, इसलिए इसके नाम से एक अलग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए ये आर्टिफिशियल पर्सन हो गई। ठीक है। थर्ड आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में सारे हमारे जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड अकाउंट, एक्रूअल एक्रूअल एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें हमारी रिप्रेजेंटेटिव में आती हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती हैं अगेन पर्सन को। ठीक है। या किसी चीज को, तो ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाती हैं। तो आपको यही पूछा गया था कि प्रीपेड रेंट क्या होता है, तो ये क्या है, हमारी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। प्रीपेड रेंट हमारा हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, अर्न बट येट नॉट रिसीव्ड इनकम इज ट्रीटेड एज। अर्न तो कर ली है लेकिन अभी भी रिसीव नहीं हुई है, तो सिंपल है, आपने किसी चीज के लिए अपनी सर्विस दे दी है। ठीक है। या फिर आपने कहीं जॉब कर ली है लेकिन आपको वो अमाउंट नहीं मिला है, तो उस अमाउंट को लेने के लिए आप क्या हो, आप उसको फोर्सफुली ले सकते हो, क्योंकि वो आपकी अर्न की हुई है और आपने उसके बदले सर्विस दे दी है। तो वो आपके लिए जो अर्न इनकम है वो आपके लिए क्या कही जाएगी, वो हमारे लिए असेट्स कही जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, एडवांस मनी रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन फ्यूचर इज एन। बताइए, आपने किसी कस्टमर से एडवांस मनी ली फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन फ्यूचर, तो बताइए क्या होगा। सिंपल है, आप किसी से कोई भी एडवांस अमाउंट ले रहे हो, ठीक है, और आपने वो काम अभी किया नहीं है, तो वो आपके लिए क्या है, एक तरह से लाइबिलिटी है। ठीक है। तो ये हमारे लिए करंट लाइबिलिटी का काम करेगी। ठीक है। और इस तरह की चीजें जो होती हैं ये आपको 1 ईयर के अंदर करनी होती है इसका। ठीक है। 1 ईयर के अंदर इसको पूरा करना होगा, इसलिए करंट लाइबिलिटी का पार्ट होती है। आप इसको ज्यादा टाइम तक या 1 साल के आगे इसको नहीं रख सकते हो, आपको वो ड्यूटी करनी ही पड़ेगी, इसलिए करंट लाइबिलिटी बन जाती है। नेक्स्ट आइए, द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग कंटिजेंट लाइबिलिटीज इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज इन परसुएंट टू। बताइए, जब आप अपेंडिंग नोट्स की प्रैक्टिस यूज करते हो कंटिजेंट लाइबिलिटी के साथ, तो वो आपकी कौन से एक तरह से हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट में आती है।
कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी नाम से भी आप समझ रहे हो, तो ये नहीं होगा। मनी मेजरमेंट अगेन नहीं होगा। कंजर्वेटिज्म तो आपको बता चुके हैं, बैड एंड डाउटफुल डेट के लिए होता है। तो बचा हमारा क्या 4, यानी कि यहाँ पर आप जो अपेंडिंग नोट्स जो ऐड कर रहे हो वो आप उसके बारे में क्या कर रहे हो, पब्लिक को डिस्क्लोज कर रहे हो चीजें कि हाँ ये सारी चीजें हैं, हो सकता है आगे जाके ये कंटीजेंट लायबिलिटी जो है वो बन सकती है, यानी कि हो भी सकती है नहीं भी। तो आप ये सारी चीजें अपनी ये कंटीजेंट लायबिलिटी कहाँ शो की जाती है, बैलेंस शीट में शो की जाती है, इसलिए कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर के अंदर आती है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इज एप्लीकेबल इन, कहाँ एप्लीकेबल होता है, प्रोवाइडिंग फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, मेकिंग बैड एंड डाउटफुल डेट्स, क्रिएटिंग रिजर्व फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नन ऑफ द अबव। अभी अभी मैंने आपको बताया था, तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हेल्प करता है बैड एंड डाउटफुल डेट्स को बनाने में। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आइए, अब बताना है आपको जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरलाइन किस बेसिस पर होता है, डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स ओवर देयर यूजफुल लाइफ, consolidating the accounts of subsidiary companies with their parent companies, disclosing the market value of securities, disclosing the sales and other operating income information in the income statement। बताइए। ये हमारा बताता है ऑप्शन 1 को कि डेप्रिशिएटिंग फिक्स असेट्स ओवर देयर यूजफुल लाइफ। इसका मतलब यहाँ पर ये है, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है कि ये हमारी ऑन गोइंग है, ये हम कंटिन्यू हमारी आगे तक ये काम करेगा बिजनेस, हमें इसको बंद नहीं करना है। तो इस हिसाब से या इस बेसिस पर हमारे जो फाइनल अकाउंट्स है वो प्रिपेयर किए जाते हैं, और जितने प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो यहाँ पर एडजस्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विच अमंग द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। बताइए। मनी मेजरमेंट के अंदर हेल्थ देखी जाएगी मैनेजिंग डायरेक्टर की, क्वालिटी ऑफ कंपनीज गुड्स, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, या नन ऑफ द अबव। बताइए। इजली यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, मनी मेजरमेंट की बात की जा रही है, यानी कि ऐसी ट्रांजेक्शन्स या ऐसी चीज जो कि आप मनी में मेजर कर पाएंगे। हेल्थ क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। अगेन, क्वालिटी ऑफ कंपनी गुड्स क्वांटिटेटिव है, जबकि वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी क्वांटिटेटिव है, जो मनी मेजरमेंट की यहाँ पर बात करता है। इसलिए ऑप्शन 3 वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लरिकल एरर। इसमें से कौन सा क्लरिकल एरर नहीं है, आपको बताना है। देखिए, ओमिशन हमारा क्लेरिकल में आता है, कमीशन हमारा क्लेरिकल में आता है, कॉम्पनसेटिंग आता है, लेकिन एरर ऑफ प्रिंसिपल हमारा क्लेरिकल एरर नहीं है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3। अब ये एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए, एरर ऑफ प्रिंसिपल हमारा तब अकर होता है जब हमारे जो भी अकाउंटिंग के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि जो चीज़ हमें डेबिट करनी थी वो हमने क्रेडिट कर दी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एंट्री हम लेते हैं, जैसे कि हमने मशीनरी रिपेयर कराई, ठीक है, तो हमने उसके 5,000 रुपये दिए। अब मशीनरी रिपेयर कराई है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन हमने क्या कर दिया, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, जबकि यहाँ पे साफ दे रखा है हमने मशीनरी रिपेयर कराई है, तो मशीनरी पे जाएगा ये अमाउंट, ठीक है, ना कि रिपेयर पे। ठीक है, सेम ऐसे ही आपने कोई भी मशीन जो है वो इंस्टॉल करी,
ठीक है। तो उसके इंस्टॉलेशन में जो भी पैसे लगे वो आप मशीनरी में ही ऐड करके दिखाएंगे, ना कि अलग से उसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस लिखेंगे। क्योंकि जब भी हम कोई भी मशीन इंस्टॉल करते हैं या कोई भी मशीन रिपेयर कराते हैं, कोई भी सेकंड हैंड हमने मशीन परचेस की है और उसको हमने रिपेयर कराया है, तो वो उस मशीन की अमाउंट में ही उस रिपेयरिंग अमाउंट को ऐड किया जाएगा, अलग से नहीं दिखाया जाएगा, जबकि हमने पहले एंट्री में उसको अलग से दिखाया था। इसलिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने जो मशीन रिपेयर कराई थी उसका अमाउंट मशीन के अमाउंट में ही ऐड करके शो किया जाता है। इसलिए यहाँ पर कौन सा एरर हो गया हमारा, एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्लरिकल एरर नहीं है। नेक्स्ट आइए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू। अब मेन ऑब्जेक्टिव बताना है बुक कीपिंग का, फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस, find correct and complete record of business transaction, show the correct position of assets and liabilities, examine the accuracy of business transaction। पर देखिए, अगर आपने इससे पहले वाली हमारी क्लास देखी हो तो वहाँ पर जो ऑप्शंस दिए थे उसके बेसिस पर इसका जो आंसर था वो था प्रॉफिट एंड लॉस एंड असेट्स एंड लाइबिलिटीज को फाइंड आउट करना। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस अलग हैं, तो अच्छे से आंसर करिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है किसी क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शंस वहाँ सही हैं वो यहाँ भी सही हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर हो जाए, इसलिए पहले ही मैंने आपको अवेयर कर दिया है। ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर करिएगा। देखिए, यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है। यहाँ पर पहली बात तो ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि अगर हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो वो हमारा ट्रायल बैलेंस का पार्ट हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बुक कीपिंग की बात हम यहाँ पर करेंगे। एक तो यहाँ पर बुक कीपिंग दे रखा है, तो आप यहाँ पे इजीली बता सकते हैं कि जो हम कंप्लीट रिकॉर्ड कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के, उसको आपको करेक्ट रखना है, कंप्लीट रिकॉर्ड रखना है। तो ये हमारा हाँ यहाँ पर सही हो गया बिल्कुल आपका आंसर, ऑप्शन 2। क्योंकि साफ बुक कीपिंग की बात की जा रही है और बुक कीपिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, उन रिकॉर्ड्स को अच्छे से रखते हैं। लेकिन इससे पहले जो हमने क्लास करी थी उसमें ये पूछा गया था कि बुक कीपिंग क्यों की जाती है, तो वहाँ पे ऑप्शन इस तरीके थे, वहाँ पर हमारा आंसर ना चाहते हुए भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस है को टिक किया था। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें वो ऑप्शन सही लग रहा था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर दे रखा है तो हम ऑप्शन 2 पर जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एग्जाम में देखनी होगी कि रियल में उसका मीनिंग क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, या फिर ऑप्शन में क्या दे रखा है, क्योंकि कई बार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी हमें अपने आंसर्स थोड़े चेंज करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्राइमरी फंक्शन पूछा गया है, वहाँ पूछा था मेन फंक्शन, यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन पूछा गया है। डिजाइनिंग द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, असाइनिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटेंट, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, या फिर क्लासिफाइंग द रिकॉर्डेड डेटा, बताइए। सिंपल है, रिकॉर्डिंग द ऑफ फाइनेंशियल डेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट इज यूज टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं, कॉस्ट रियलाइजेशन, मैचिंग, या फिर डिस्क्लोजर। यहाँ पर हम फॉलो करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अगेन वही, कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है ये हम मैच किया जाता है, इसलिए यहाँ पर बात की जा रही है ऑप्शन 3 की। नेक्स्ट आइए, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन ट्रायल बैलेंस, ये भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कहाँ दिखाया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश अकाउंट, या फिर पेंडल अकाउंट। सिंपल है, बैलेंस शीट के अंदर। और अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखाया जाता क्लोजिंग स्टॉक तो हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाते और साथ ही साथ बैलेंस शीट में भी दिखाते। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट आइए, अ ट्रेडर ट्रांसफर 20% ऑफ हिज प्रॉफिट टू जर्नल रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉन्सेप्ट ही डज सो। यानी एक ट्रेडर ने ट्रांसफर किए हैं 20% अपने प्रॉफिट का जर्नल रिजर्व में, ये किसके बेसिस पर है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, रियलाइजेशन, या फिर मनी मेजरमेंट।
इजी बात है, ना ही ये इसकी बात कर रहा है, ना ही इसकी, ना ही इसकी, ये बात कर रहा है कंजर्वेटिज्म की, क्योंकि वो जनरल रिजर्व में शो किए गए हैं, यानी कि वो एक प्रोविजन बना के चल रहा है फ्यूचर लॉसेस के लिए। ठीक है, तो पहले से ही वो यहाँ पे क्या है, एक रिजर्व बना के चल रहा है, जिससे कि फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई भी लॉस होता है तो इजीली मीट आउट कर पाए उसको, और किसी भी तरह का बैलेंस शीट पे नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। 3 किससे रिलेटेड है, हमने अगेन ये डिस्कस कर लिया था क्लास में, ये हमारा कैश फ्लो से रिलेटेड है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड होता है, रेवेन्यू, आइटम, डेप्रिसिएशन, नन ऑफ द अबव। एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमारा रेवेन्यू से रिलेटेड होता है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये प्रोवाइड करता है, एक तरह से फाउंडेशन में प्रोवाइड करता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि हमारा प्रेजेंट अकाउंटिंग को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक तरह से हमारे ट्रांजेक्शन्स को इफेक्ट करता है, और जो भी हमारे अदर इवेंट्स रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं मर्केंटाइल बेसिस पर, उन उनके लिए काम करता है ये। हाँ, इस तरह की चीज़ें हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब ये इनकर्ड होती हैं, नॉट व्हेन दे आर एक्चुअली पेड और रिसीव्ड। ठीक है, तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट आता है जब कोई भी चीज़ इनकर हो रही है, अब हम, ये जरूरी नहीं है कि वो हमें एज एक्चुअल में रिसीव हो गई हो या फिर एक्चुअल में हमने उसको पेड कर दिया हो, अगर वो इनकर हो रही हैं तो वो हमारे रेवेन्यू का पार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। होप आपको आज के क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।